हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ब्लैकबेरी फिल्म की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। इस फिल्म की शुरुआत होती है वाटरलू में 1996। रिसर्च इन मोशन रिम के सीईओ माइक लॉजोरिडस और उसके सबसे अच्छे दोस्त और को फाउंडर डगलस फ्रीगिन अपने पॉकेट लिंक सेलुलर डिवाइस, जिसमें एक फोन के साथ साथ ईमेल भेजने जैसे कई फीचर्स हैं, उसे फंडिंग के लिए एक कंपनी के बिजनेसमैन जिम बाल्सली को प्रेजेंट करने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जिम को ना तो उनके प्रोडक्ट का नाम और ना ही प्रेजेंटेशन कोई खास पसंद आ रहा है, जिस वजह से वो उन पर ध्यान न देकर अपनी मीटिंग के लिए जा रहा है। और वो दोनों उदास होकर अपनी टीम के पास ये खबर लेकर पहुंचे हैं, जिसके बाद माइक अपने प्रोडक्ट को और बेहतर नाम देने में लगा है, जिससे मार्केट में उसे प्रेजेंट करने पर लोग उस पर ध्यान दें। यहाँ कंपनी को टैक्स से बचने के लिए टैक्स मैनिपुलेशन करने के जिम के आइडिया और प्रेजेंटेशन को सुनकर उसे निकाला भी जा रहा है, जिसके बाद वो माइक और डगलस के प्रोजेक्ट आइडिया को एक बार ध्यान से देख रहा है और उनके साथ काम करने के लिए मन बनाकर उनकी कंपनी रिम में पहुंच गया है, जहां सारे लोग उसे देखकर हैरान हैं। वैसे तो जिम अपनी ही कंपनी से निकाला जा चुका है, लेकिन वो ऐसा दिखा रहा है कि जैसे अगर उसे उनकी कंपनी रिम में सीईओ बनाया जाने के साथ कंपनी और उस प्रोडक्ट के आधे शेयर परसेंटेज में हिस्सा मिलेगा तो ही वो अपनी पुरानी कंपनी छोड़कर उसके लिए यहाँ आ पाएगा, प्रोडक्ट को मार्केट में ले जाने पे काम करेगा और $20,000 भी इन्वेस्ट करेगा। पर डगलस का कहना है कि उनकी कंपनी के पास अभी भी यूएस रोबोटिक्स जैसी कंपनी के बहुत ही अच्छे डील्स हैं। मीटिंग के बाद माइक यूएस रोबोटिक्स में अपने भेजे सारे प्रोडक्ट्स की जानकारी ले रहा है, जहां उसे पता चलता है कि उसकी कंपनी के भेजे गए सारे प्रोडक्ट्स को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है और इसके लिए उन्हें फैक्स करके इन्फॉर्म भी किया गया था, पर उन्हें तो वो फैक्स मिला ही नहीं। इस बात के बाद माइक जिम के मार्केटिंग एक्सपीरियंस की वजह से उसे अपनी टीम में लाना चाह रहा है, क्योंकि वो प्रोडक्ट कितना ही अच्छा बना ले, मार्केट में उसे लाने के लिए उन्हें एक सही आदमी की जरूरत है। हालांकि डगलस का कहना है कि वो एक बार फिर यूएस रोबोटिक्स से बात करके देखे, पर माइक जिम का सीईओ बनने और उसे 30% शेयर देने के साथ साथ अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का भी ऑफर दे रहा है, और जिसके लिए जिम भी तैयार हो गया है और वो अगले ही दिन रिम में पहुंचकर हालातों का जायजा ले रहा है, जहां उसे पता चलता है कि कंपनी यूएस रोबोटिक्स को बनाकर भेजने वाले प्रोडक्ट्स के लिए बैंक से भारी कर्जा लेकर बैठी है। उस पर यूएस रोबोटिक्स ने उनका प्रोडक्ट भी रिजेक्ट कर दिया है, पर उसे वापस नहीं भेजा है। जिम उनसे बात करके डील फिक्स करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे यहाँ से उनके इरादे पता चल जाते हैं कि दरअसल यूएस रोबोटिक्स रिम के प्रोडक्ट्स को अपने नाम पे पेटेंट कराने की साजिश में लगा है, जिसकी वजह से वो पेमेंट्स भी नहीं दे रहा है और उनके फैक्स करके इन्फॉर्म करने वाली बात भी झूठी थी। इसीलिए जिम अब माइक और डगलस को उनके प्रोडक्ट पैकेट लिंक का प्रोटोटाइप जल्द से जल्द अपने नाम पे पेटेंट कराने के लिए कह रहा है। उसे यहाँ ये भी पता चलता है कि कंपनी का बहुत ही बुरा हाल है, क्योंकि उनके पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, जिसकी वजह से वो बैंक का कर्ज भी नहीं चुका सकते। और अभी जिम ने उस कंपनी में जितना भी इन्वेस्ट किया है, उसके अलावा उसे अपना घर गिरवी रख के भी इन्वेस्टमेंट करनी ही होगी।
तभी वो इस हालात से उबर सकेंगे। दोस्तों हम आगे देखते हैं कि जिम अपनी तरफ से कंपनी को आगे ले जाने की हर मुमकिन कोशिश में लगा है, जिसमें वो अपने काम संभालने में मदद करने के लिए एक सेक्रेटरी रखने के साथ ही माइक और डगलस को उनके कंपनी की सारी सिचुएशन बताकर उन्हें जल्द से जल्द एक काम का प्रोडक्ट जो कि पॉकेट लिंक है उसके प्रोटोटाइप को कंप्लीट करके पेटेंट कराने की बात कर रहा है। उनकी कंपनी के पास अब पॉकेट लिंक ही एक ऐसा आइडिया है जिसके सहारे वो अपना सब कुछ वापस पा सकते हैं। जिम न्यूयॉर्क में एक मीटिंग फिक्स कर रहा है जहां उन्हें अपने पॉकेट लिंक के काम को शो करके उसका पेटेंट कराना है। तो माइक और जिम न्यूयॉर्क के लिए निकल रहे हैं। दोस्तों कल के चैलेंज के बाद उन्हें यहाँ एक नया चैलेंज फेस करना पड़ रहा है। जॉन वुडमैन से मीटिंग का टाइम तो हो चुका है और माइक से गलती से वो प्रोटोटाइप मॉडल टैक्सी में ही छूट गया है, जिस वजह से जिम अकेले ही प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर रहा है। वो सबको एक ऐसे गैजेट का भरोसा दिला रहा है जिसमें एक साथ कई फीचर्स हैं, पर उसके इस आइडिया को ये कहा जा रहा है कि हमने भी ये कोशिश की है पर वो काम नहीं किया। पर इस वक्त तक माइक अपने मॉडल के साथ आ भी चुका है जिसमें उसने ईमेल, फोन, कैलकुलेटर जैसे कई मल्टी फंक्शन एक साथ डाले हुए हैं जो कि सबको पसंद भी आ रहे हैं। और इस प्रेजेंटेशन का रिजल्ट ये आया है कि मार्केट में ब्लैकबेरी नाम से ये मल्टी फंक्शन फोन्स लॉन्च हो रहे हैं। और दोस्तों 2003 के आते आते ब्लैकबेरी के शेयर्स आसमान छू रहे हैं और साथ ही माइक ने उसमें एक नया फीचर BBM भी डाल दिया है जो कि ब्लैकबेरी यूजर्स को इंटरनेट की मदद से एक दूसरे को बिना किसी चार्ज के मैसेज भेजने में मदद कर रहा है। इस नई सक्सेस से सब बहुत खुश हैं और ब्लैकबेरी की पेरेंट कंपनी रिम की वैल्यू अब बिलियंस में पहुंच गई है। यह उनके सेलिब्रेशन में जानी मानी पाम कंपनी के कार्ल भी शामिल हो रहे हैं, जहां वो मीटिंग में माइक और जिम से उनकी कंपनी के साथ मर्जर करने के साथ मिलकर एक नए स्मार्टफोन्स बनाने की बात कह रहे हैं, जिससे जिम और माइक ज्यादा खुश नहीं है। पर कार्ल उन्हें मैनिपुलेट करके ये कह रहा है कि वो उनकी कंपनी के मैक्सिमम शेयर्स खरीदकर उनकी कंपनी ऑफिशियली ओवरटेक कर सकता है, लेकिन वो ऐसा करने की जगह अभी पार्टनरशिप ऑफर कर रहा है। माइक और जिम जानते हैं कि इससे क्या होगा, इसीलिए जिम उसका ऑफर एक्सेप्ट कर रहा है और कंपनी में आने के बाद वो सबसे कह रहा है कि हमें ज्यादा से ज्यादा ब्लैकबेरी डिवाइसेस बनाने होंगे ताकि वो ज्यादा से ज्यादा यूजर्स तक पहुंच सकें और उसके आगे किसी को और किसी तरह की स्मार्टफोन्स की जरूरत ना हो। पर डगलस का कहना है कि अभी ऐसा करना पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि इससे सारे फोन्स के बीच डेटा ट्रांसमिशन करने में नेटवर्क पर बहुत ही लोड पड़ेगा। माइक भी उसे बता रहा है कि नेटवर्क पे ज्यादा लोड पड़ने से सारे फोन्स एक साथ क्रैश हो सकते हैं और इसका सॉल्यूशन है कि हम नेटवर्क को और बड़ा और बेहतर करें, जिसके लिए हमें गूगल जैसी बड़ी कंपनी के कैपेबल इंजीनियर्स जैसे लोगों की जरूरत है। और ये सुनते ही जिम निकल पड़ा है इंजीनियर्स की तलाश में, जहां वो गूगल के इंजीनियर्स को एक बड़ा अमाउंट देने की बात कहकर उसे रिम में आकर काम करने का ऑफर दे रहा है। और उसकी ऐसी ऑफर्स और इम्प्रेसिव कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से वो कई सक्सेसफुल इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस को रिम में ले आया है। साथ ही वो मार्केटिंग में भी ऐसे टर्न्स ले रहा है जहां उसने सेलिब्रिटीज एडवर्टाइजमेंट के साथ
ब्लैकबेरी को अमीरों के लिए एक स्टेटस सिंबल बना दिया है और इन सब की वजह से अब ब्लैकबेरी के लाखों करोड़ों यूजर्स हैं, क्योंकि उसके फोन्स लगातार सेल हो रहे हैं और इसका लगातार बढ़ता असर नेटवर्क पर भी पड़ रहा है, जिस वजह से यूजर्स लेट मैसेजेस रिप्लाई और ईमेल्स का सेंड ना हो पाना जैसे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। और इसे ठीक करने के लिए उन्होंने 2 और लोगों को हायर किया है, जिनके सजेशंस हैं कि वो नेटवर्क को हैक करके उसे इंक्रीज कर सकते हैं। ब्लैकबेरी में आती इस नई प्रॉब्लम्स की वजह से इन्वेस्टर्स अपनी इन्वेस्टमेंट वापस ले लेना चाहते हैं और वो ब्लैकबेरी को छोड़ना भी चाहते हैं, लेकिन जिम उनके लगातार सेल होते फोन्स के प्रॉफिट्स दिखाकर उन्हें मनाने में कामयाब हो जाता है। पर एक दिन अचानक मीटिंग के बीच डगलस परेशान सा माइक को बाहर बुला रहा है, जहां वो उसे स्टीव जॉब्स के नए प्रोडक्ट आईफोन लॉन्च का वीडियो दिखा रहा है, जो कि एक फुल टच स्क्रीन डिवाइस है जिसमें सारे फीचर्स अवेलेबल हैं। उन्हें ये उनके फोन्स के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट नजर आ रहा है। उधर जिम इन्वेस्टर्स की मीटिंग माइक को अकेले हैंडल करने को कहकर अपने शौक पूरे करते हुए एक स्पोर्ट्स टीम खरीदने में बिजी है। इसीलिए माइक और डगलस दोनों मीटिंग में अपना ब्लैकबेरी का एक नया मॉडल प्रेजेंट कर रहे हैं। पर इस बार इन्वेस्टर्स का कहना है कि आईफोन के मुकाबले तुमने इसमें ऐसा क्या नया किया है जिसे लोग लेना चाहेंगे। आईफोन इस तरह से मार्केट में अपने टच स्क्रीन की वजह से छा रहा है, उसके बाद तो हमें भी टच स्क्रीन पर ही फोकस करना चाहिए। पर माइक का मानना है कि लोगों को क्वालिटी कीपैड की आदत है और वो टच स्क्रीन नहीं यूज करना चाहेंगे। अरे ये आईफोन तो एक बेवकूफी भरा आइडिया लेकर आया है, पर उसका ये स्टेटमेंट किसी भी इन्वेस्टर को सेटिस्फाइंग नहीं लग रहा है। इसीलिए उन्हें मनाने की कोशिश में माइक कह रहा है कि वो भी एक इसी तरह के मॉडल पर काम कर रहे हैं जिसमें टच स्क्रीन भी हो और क्वालिटी भी हो, ताकि लोगों को दोनों का एक्सपीरियंस एक ही फोन में मिल सके। जिम अपनी स्पोर्ट्स टीम खरीदने की बिड करके वापस आकर कंपनी की जानकारी लेता है, जहां उसे पता चलता है कि आईफोन उन्हें रिप्लेस कर रहा है और अब तक के सबसे ज्यादा खरीदे जाने वाले फोन बनने के साथ ही हिस्ट्री भी क्रिएट कर रहा है। ये सुनते ही जिम आईफोन के नेटवर्क सप्लायर के साथ मीटिंग करने के लिए निकल पड़ा है, पर उसे अपनी स्पोर्ट्स टीम के लिए एक फोन आ रहा है, जिस वजह से वो फिर से अपने काम को नजरअंदाज करके अपने प्राइवेट काम के लिए निकल रहा है, जहां उसे पता चलता है कि उसके पास्ट वर्क एथिक्स की वजह से उसकी रेपुटेशन भी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से उसकी स्पोर्ट्स टीम खरीदने की बिड रिजेक्ट की जा रही है। और इस बात से गुस्सा होकर जिम सब पे भड़क रहा है और यहाँ से फिर से आईफोन के नेटवर्क प्रोवाइडर से मीटिंग के लिए निकल रहा है, जहाँ उसके लेट होने की वजह से स्टैन जा चुके हैं और जिम फोन पे उन्हें कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि वो अपने नेटवर्क के साथ उनके कुछ फोन्स को आईफोन के लॉन्च से पहले लॉन्च करने के साथ आए, पर स्टैन उसका ये ऑफर रिजेक्ट कर देते हैं। जिस माइक को इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि ये सब जिम का डिपार्टमेंट रहा है, इसीलिए वो ऑफिसर्स की बात मानकर जिम को इन्वेस्टिगेशन के लिए उसे बिना इन्फॉर्म किए बुला रहा है, क्योंकि यही एक रास्ता है जिससे वो अपनी कंपनी को बचा सके। इस इन्वेस्टिगेशन के बाद जिम का जॉब भी उसके हाथ से जा चुका है और अब 2008 तक माइक इस कंपनी का सीईओ बन गया है, जिसने उस कंपनी का नाम रेम से बदलकर ब्लैकबेरी रख दिया है। 2007 में डगलस ने अपने सारे शेयर्स बेच दिए थे, जिस वजह से वो आराम से अमीरों वाली जिंदगी गुजार रहा है। जिम
खुद को जेल जाने से बचा चुका है और अब 2012 में माइक अपनी सीईओ पोजीशन को छोड़ रहा है, जिसके साथ ही ब्लैकबेरी अपनी लोएस्ट पोजीशन पर आ चुका है और अब स्मार्टफोन्स छोड़कर दूसरी फील्ड्स में अपनी जगह बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। दोस्तों, ये थी ब्लैकबेरी के शुरू होकर टॉप तक जाने से लेकर डाउनफॉल तक की कहानी, जिसके साथ ही ये फिल्म यहीं पर खत्म होती है।